हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल 2023 आपको बहुत कुछ दे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें लैंग्वेज लर्निंग का अगर आपने डिसाइड किया है तो अपना एक टारगेट बनाओ कि एनी हाउ मुझे 2-3-4 महीने में अपने आप को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको जो है सारी चीजें WH वर्ड्स पर बेस्ट जो है बताने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कैसे WH वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। भाई ऐसा कोई सा WH वर्ड नहीं है जो इसमें हमने नहीं लिया है, सारे के सारे WH वर्ड्स को विद एग्जांपल्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। और याद रखिएगा 2023 लाइफ चेंजिंग ईयर आपका होने वाला है। अगर आप सही स्ट्रेटजी अपनाते हो तो मैं आपको सारी चीजें विद एग्जांपल्स इस सेशन में करवा रहा हूं, तो मैं आपका बिल्कुल एक भी सेकंड खराब नहीं करूंगा और कर रहा हूं आज के इस सेशन को स्टार्ट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत सारे WH वर्ड्स। आप देख सकते हैं वाई, वेयर, फ्रॉम वेयर, व्हाट, फॉर व्हाट, एट व्हाट टाइम, व्हेन, हाउ, whom, with whom, whose, which, in which, on which, why which, with which, how many, how much, how long time, or how long, how many times, how much time, how far, what kind of, what sort of, what kind of, what type of, for what reason, for what purpose, और भी काफी सारे आपको टेक्निक बताऊंगा कि आप एक WH वर्ड से कैसे नए नए WH वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि WH वर्ड्स होते क्या हैं। भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ना अपने दिमाग में एक चीज याद रखो आप लोग सभी अच्छे से कि WH वर्ड्स को WH वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें WH सभी में आता है। जैसे देखो, आपने कहा वाई तो W और H आया, आपने कहा हाउ तो देखो W और H आया, आपने कहा कोई सा भी आप WH वर्ड लिखो, व्हेन, तो इन्हें इंग्लिश में हम लोग इस वजह से WH वर्ड कहते हैं। दूसरे इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखिए कि WH वर्ड्स में सबसे पहले WH वर्ड आता है। इंग्लिश में और हिंदी में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आप समझ ले, क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो आप कहीं कहीं पर कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए सबसे पहली चीज याद रखिए कि WH वर्ड को सबसे पहले शुरू में रखना होता है, फिर आपको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना होता है सब्जेक्ट, फिर लगाना होता है मेन वर्ब और फिर लगाना होता है आपको ऑब्जेक्ट। तो ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड का। वहीं हिंदी में इसका स्ट्रक्चर ये बनता है कि आप हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हो, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हो, फिर आप WH वर्ड लगाते हो, फिर मेन वर्ब लगाते हो और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। अगर आपको देखना हो तो आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, ठीक है। आपने हिंदी में देखिए क्या कहा, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो आप सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, WH वर्ड क्यों है, यहां पर सीखना मेन वर्ब है और रहे हो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो यही WH वर्ड सबसे पहले आएगा, वाई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यू के साथ लगता है आर, सो वाई आर यू। मेन वर्ब लर्न है, लर्न में ING लगेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस कारण से इंग्लिश ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये डिफरेंस देखिए कि दोनों भाषाओं में WH स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। हिंदी में आप स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला अप्लाई करते हैं, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब भी कोई WH वर्ड आप लगाओगे तो सबसे पहले आपको WH वर्ड को लगाना होगा। मतलब यहां पर जितने भी WH वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं ये सारे WH वर्ड्स आपके एप्लीकेबल तभी होंगे जब आप इनको सबसे पहले शुरू में लगाओ। इसके बाद में याद रखें, सबके बाद आपको क्या लगानी है, सबके बाद आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से ही सारी चीजें डिटेल बता रहा हूं और जो भी सेंटेंस मैं आपसे बुलवा रहा हूं, बनवा रहा हूं, वो आपको प्रैक्टिकली बोलना है। क्योंकि पढ़े तो आपने कई बार है, लेकिन प्रॉब्लम है प्रैक्टिकली नहीं बोल पा रहा हूं। और प्रैक्टिकली बोलना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्यों। मैंने कहा आप यहां क्यों हो, वाई आर यू हियर। मेरे साथ बोलिएगा, आप वहां क्यों जा रहे हो, Why are you going there? अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि जा रहे हो के लिए क्या लगाना है। तो जब भी आपके सेंटेंस में रहा है, रही है, इस तरीके से कुछ आपको सुनाई दे तो ये सिचुएशन आपकी जो होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है, तो उसके लिए आपको लगाना होगा is am are, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में मान लीजिए कहीं पर रहा था, रही थी, इस तरीके की सिचुएशन आती है तो फिर आपको लगाना होगा इसमें was and were। अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर कोई सिचुएशन आ रही है कि कोई काम हो सकता है
तो अब आपको जो सिचुएशन अप्लाई करनी है वो करनी है कैन। मतलब इन शॉर्ट आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है इट वुड डिपेंड ऑन योर हेल्पिंग वर्ब। मतलब जो भी आप लगाना चाहते हो पूरी तरह से आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने कहा आप वहां क्यों जा सकते हो, अब क्यों जा सकते हो कि कहा मैंने, तो व्हाई कैन यू गो देयर। अगर मैं कहूंगा आप वहां क्यों जाओगे, तो जैसे ही मैंने जाओगे कहूंगा आप यहां विल लगाओगे, Why will you go there। मैं कहूंगा वहां क्यों जा रहे हो, आप कहोगे Why are you going there। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगा रहे हो वो हेल्पिंग वर्ब पूरी तरह से सेंटेंस पर डिपेंड करेगी। अगर आप कोई काम करते हो तो डू डज, कोई काम किया तो डिड, कोई काम करोगे तो विल, कोई काम कर रहे हो तो इज एम आर, कोई काम कर रहे थे तो वॉज वेयर, कोई काम कर चुके हो तो हैज, कोई काम कर सकते हो तो कैन। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो उस पर। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दे कि आपको कब कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब वाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहां, आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां हो, वेयर आर यू। आपके फादर कहां हैं, वेयर इज योर फादर। आपकी मदर कहां है, वेयर इज योर मदर। आप कहां हो, वेयर आर यू। आपकी कोचिंग कहां है, वेयर इज योर कोचिंग। इस शहर में आपका घर कहां है, वेयर इज योर हाउस इन दिस सिटी। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे फ्रॉम वेयर मीन्स होता है कहां से। आप कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। आप कहां से बात कर रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू टॉकिंग। आप कहां से बोल रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग। दिस इज द थिंग। आपने कहां से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फ्रॉम वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। या फिर आप इस फ्रॉम को चाहे तो सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस आप चाहे तो इस फ्रॉम को लगा सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा जितने भी अदर प्रिपोजिशंस हैं इनको भी आप सेंटेंस के लास्ट में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्हाट मींस होता है क्या। अब ये जो क्या है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप बोल सकते हैं, और दूसरे मैंने आपसे कहा आप क्या बोल सकते हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस को पहले तो आप ध्यान से समझे कि क्या है दोनों सिचुएशंस। एक में मैंने क्या कहा, क्या आप बोल सकते हैं। दूसरे में मैंने कहा आप क्या बोल सकते हैं। यहां पर क्या बीच में आ रहा है, यहां पर क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। तो जिसमें सेंटेंस में शुरू में आ रहा है उसमें आप इसको इंग्लिश में सकते हैं आ रहा है तो कैन से बनाएंगे। आप बनाएंगे कैन यू स्पीक। लेकिन जब आप कहेंगे आप क्या बोल सकते हैं तो ये जो क्या जिसमें बीच में आया है ये आपका प्रोनाउन नाउन यहां से गायब हुआ, इसके लिए लगा, इसलिए व्हाट लिखोगे। व्हाट कैन यू स्पीक। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखो अगर आप, तो कोई भी बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है। एक में क्या आगे लगा है, एक में क्या सेंटेंस के बीच में लगा है। तो जब आप कहोगे क्या आप बोल सकते हो, कैन यू स्पीक। आप क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन यू स्पीक। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं आगे ले चलता हूं। द नेक्स्ट वी हैव फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए। तो भाई ये जो किस लिए है ना, ये वाई को रिप्लेस करता है। मतलब जैसे आप वाई को यूज करते हो उसी तरीके से आप चाहें तो किस लिए को भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं आप इंग्लिश किस लिए सीख रहे हैं। फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश किस लिए सीखते हैं, फॉर व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश। आपने इंग्लिश किस लिए सीखी, सिंपल पास्ट टेंस, फॉर व्हाट डिड यू लर्न इंग्लिश। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका एट व्हाट टाइम, जिसका मतलब होता है कितने बजे। इसको हम एट व्हाट टाइम और एट व्हाट क्लॉक दोनों यूज करते हैं, याद रखिएगा। एट व्हाट टाइम भी कहा जाता है, एट व्हाट क्लॉक भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कितने बजे। मैंने कहा आप सुबह कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप वहां कितने बजे जाओगे, एट व्हाट टाइम विल यू गो देयर। आप कितने बजे यहां आओगे, एट व्हाट टाइम विल यू कम हियर। आप कितने बजे उठोगे, एट व्हाट टाइम विल यू वेक अप। सो दिस इज एक्चुअली एट व्हाट टाइम। तो एट व्हाट टाइम के साथ भी आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहते हैं लगा सकते। जैसे मैंने आपसे कल कहा कि भाई कल आपका बर्थडे है, आप कल कितने बजे उठेंगे, टुमारो इट विल बी योर बर्थडे, एट व्हाट टाइम विल यू वेक अप। तो आपने कहा कल मेरा बर्थडे, तो मैं कल मंदिर जाऊंगा इसलिए मैं कल जल्दी उठूंगा। टुमारो इट विल बी माय बर्थडे, सो आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैव टू गो टू टेंपल, दैट्स व्हाई। सो इस तरीके से जो भी काम आप करोगे उसके सेंस में ये यूज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। बताने की जरूरत नहीं, आपने इसको अक्सर बोला होगा।
आप यहां कब आते हैं, व्हेन डू यू कम हियर। अब आप कब जाओगे, व्हेन विल यू गो देयर। आप यहां कब आओगे, व्हेन विल यू कम हियर। तो इसी तरीके से हाउ मींस क्या होता है, कैसे। आप पढ़ाई कैसे करते हो, हाउ डू यू स्टडी। आप यहां कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर। आप वहां कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो देयर। अब वहां कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। इसी तरीके से होम। अब ये होम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होम का मतलब होता है किसे, और विथ होम का मतलब होता है किसके साथ। अब जैसे मान लीजिए ये कहां यूज करना, पहले आप ये समझिए। इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप ना सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि आपका हु का मतलब होता है कौन, ये आपका सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है। किसे जाना चाहिए, किसे जाना चाहिए। तो इन दोनों सिचुएशन में गायब आपका क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो कौन और किसे। गायब आपका सब्जेक्ट है तो आपको जो है हु लगाना है, ठीक है। आप कहोगे कौन जा रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी हु इज गोइंग। आप जब इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, हु इज गोइंग। और किसे जाना चाहिए तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे, किसे जाना चाहिए मींस हु शुड गो, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस आपके बन गए, बहुत ही सरल है, कोई टफ नहीं है। अब अगर मैं बात करूं होम की, तो भाई होम का मतलब भी किसे होता है, लेकिन ये होता है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, तुमने वहां किसे देखा। तो अब यहां पर बताइए मुझे, देखने वाला कौन है, आप हैं। जिसे देखा वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट था। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो इसकी इंग्लिश बनेगी होम। अब देखा मतलब सिंपल पास्ट टेंस, तो डिड, आपने देखा इसलिए सब्जेक्ट यू, और सी की शॉर्ट फॉर्म ये आपका बनेगा। हुम डिड यू सी, आपने किसको पीटा, हुम डिड यू बीट, आप किसको पीटोगे, हुम विल यू बीट। आप किसे पढ़ा रहे हो, हुम आर यू टीचिंग, राइट। तो ये आपका इस तरीके से होम आपका यूज होता है। इसी होम के साथ में जब आप प्रीपोजिशन लगा देते हो, जैसे मैंने कहा विथ होम, तो अब ये किसे नहीं होता, अब इसका मतलब होता है किसके साथ। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको होम जिसका मतलब होता है किसे, विथ होम जिसका मतलब होता है किसके साथ, फॉर होम जिसका मतलब होता है किसके लिए, बाय होम जिसका मतलब होता है किसके द्वारा। इन सबको डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा आपने वहां किसे देखा, तो होम डिड यू सी देयर। यहां पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात हो रही है। आप वहां किसके साथ में जाएंगे, तो जिसके साथ में जाएंगे वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा। तो विथ हुम विल यू गो देयर, ये आपका विथ हुम हो गया, जिसका मतलब किसके साथ निकल रहा है। आप मान लीजिए किसी के लिए चाय बना रहे हैं, मैंने कहा भाई किसके लिए चाय बना रहे हो, तो बोला जाएगा फॉर हुम आर यू मेकिंग टी, ठीक है। आप इंग्लिश में जब इसका बनाएंगे तो आप कहेंगे फॉर हुम आर यू मेकिंग टी, आप खाना पका रहे हैं। मैंने कहा भाई किसके लिए खाना पका रहे हैं, फॉर हुम आर यू कुकिंग फूड। ऐसे ही जैसे आपने कहा यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा, तो आप इंग्लिश में बनाएंगे दिस वर्क विल बी डन बाय मी। अब मैंने आपसे पूछा यह काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपने कहा यह काम मेरे द्वारा, तो ये किसके द्वारा के लिए आपको मी को हटाना और हुम लगाना। बाय हुम विल दिस वर्क बी डन, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। बाय हुम विल दिस वर्क बी डन, मतलब ये काम किसके द्वारा किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। ये इसकी टेक्निक है, ये इसकी स्ट्रेटजी जिस पर हमें चलना है, जिस पर हमें वर्क करना है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये डिफिकल्ट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना समझाने के बाद में आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने वाला है। चलिए आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। विथ हुम आपको आ गया समझ में। हुज मींस होता है किसका, किसकी, किसके। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी आपके घर के सामने किसी ने पार्क की, तो मैंने कहा भाई ये गाड़ी किसकी है, हुज कार इज दिस, ये घर किसका है, हुज हाउस इज दिस, ये चेयर किसकी है, हुज चेयर इज दिस। आप किसका सेलफोन उपयोग कर रहे हो, हुज सेलफोन आर यू यूजिंग। आपके पास किसका सेलफोन है, हुज सेलफोन डू यू हैव। सो दिस इज द वे टू यूज। इस तरीके से आपका हुज जो है वर्क करता है। अच्छा, विच को मैं डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि विच का मतलब होता है कौन सा। मैं चाहता हूं विच को आप बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि देखो विच से ही क्या बना है, इन विच। इन विच मतलब होता है किस में।
ऐसे ही हो जाता है ऑन विच, ऑन विच मतलब होता है किस पर। ऐसे ही आपका हो जाता है बाय विच, ये देखो सबके सब एक जैसे है। तो ये जो प्रिपोजिशन है ना, ये प्रिपोजिशन से पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है। इन लगाने से किस में हो रहा है, ऑन लगाने से किस पर हो रहा है, ठीक है, बाय विच लगाने से किससे हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं कार से इंदौर जाता हूं, आई गो टू इंदौर बाय कार। अब मैं अगर आपसे पूछूं आप किससे इंदौर जाते हैं, तो सेंटेंस बनता है बाय विच डू यू गो टू इंदौर। अब इसका सेंटेंस जो बनाते हैं तो आप बनाते हैं बाय विच डू यू गो टू इंदौर, जिसका मतलब होता है किससे। ऐसे ही होता है विद विच, विद विच मतलब क्या होता है किससे। जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई काम कर रहे हो, जैसे आपने कहा मैं पेन से लिखता हूं, तो आप इंग्लिश में बनाते हैं आई राइट विद पेन, आई राइट विद पेन। अब अगर मैं आपसे कहूं आप किससे लिखते हैं, तो सेंटेंस बनेगा विथ विच डू यू राइट। आपने किसी सांप को मार डाला, तो आपने कहा आई किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक। और मैंने आपसे पूछा आपने सांप को किससे मारा, तो सेंटेंस बनेगा विथ विच डिड यू किल द स्नेक। देन यू वुड से आई किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक, आई किल्ड द स्नेक विथ अ स्टिक। तो आप देख सकते हैं स्टिक के आगे हमने विथ लगाया। तो जब भी किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से कोई काम करे तो वहां विथ विच लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि बाय विच और विथ विच दोनों का मतलब किससे निकल रहा है, लेकिन एक किससे यूज हो रहा है यातायात के साधनों के साथ में, और एक किससे यूज हो रहा है कि किसी चीज से आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए। तो ये दोनों आप बिल्कुल याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी हाउ मच। इसमें हाउ मेनी लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और हाउ मच लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जब आप कहते हैं कितने लोग, तो आप कहेंगे हाउ मेनी पीपल। लेकिन जब आप कहेंगे कितना पानी, तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर। मैं अगर आपसे पूछूं आप कितना पानी पीते हैं, तो इंग्लिश में बनेगा हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आप कितना दूध पी सकते हैं, हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक। पी सकते हैं तो कैन यू ड्रिंक, पिएंगे तो विल यू ड्रिंक, पी रहे हैं तो आर यू ड्रिंकिंग, पी सकते हैं तो कैन यू ड्रिंक, पीने की जरूरत है तो नीड टू ड्रिंक। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यूज करना है। ऐसे ही यहां पर हाउ मेनी, जिसका उपयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कितने लोग आ रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर कमिंग। कितने लड़के आज एब्सेंट हैं, हाउ मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। कितनी गर्ल्स आज एब्सेंट हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितनी बाइक्स हैं, हाउ मेनी बाइक्स डू यू हैव। आपके पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। सो दिस इज द वे टू यूज हाउ मेनी एंड हाउ मच। द नेक्स्ट वी हैव हाउ लॉन्ग टाइम। अगर आप चाहें तो सिर्फ हाउ लॉन्ग भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी होता है कितनी देर। मैंने कहा आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। आप कितनी देर सोते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। आप कितनी देर से यहां बैठे हुए हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। तो आपने कहा सर मैं 2 घंटे से यहां बैठा हुआ हूं, सर आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से यहां बैठा हुआ हूं। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। लेकिन आप सबको बताना चाहूंगा कि कितने समय के लिए एक और वर्ड यूज होता है, हाउ मच टाइम, जो यहां लिखा नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां पर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपका हाउ मेनी टाइम्स है और ये आपका हाउ मच टाइम है। हाउ मच टाइम का मतलब होता है कितना समय। भाई मैंने आपसे पूछा आपको कितना समय लगेगा इंग्लिश सीखने में, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश। तो आपने कहा सर मुझे इंग्लिश सीखने में 2 महीने और लगेंगे, सर आई विल टेक 2 more months टू लर्न इंग्लिश। आपको कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डू यू टेक। आपको एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू मेक अ पेंटिंग, टू ड्रॉ अ पेंटिंग। तो इस तरीके से हाउ मच का यूज आप करते हैं। ऐसे ही हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां कितनी बार आते हैं, तो इंग्लिश में कहा जाता है हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हियर। आप वहां कितनी बार जाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो देयर। आप वहां कितनी बार जा चुके हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर। आपने ये मूवी कितनी बार देखी है, देखी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी। तो आपने कहा मैंने मूवी 10 बार देखी है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 10 times. So this is the way to use. The next we have how far. How far मतलब होता है कितनी दूर। इसको यूज आप कहां करते हैं, जब आप कहते हैं आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर हाउस। आपकी दुकान कितनी दूर है, हाउ फार इज योर शॉप। पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स अ फार, FAR, FOR नहीं है, FAR है। ओके, आप कितनी दूर कोचिंग जाते हैं,
हाउ फार डू यू गो टू कोचिंग, आपका कोचिंग कितनी दूर है। अब ये आपको कमेंट करके लिखना है, हाउ फार इज योर कोचिंग, यू नो। चलिए अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं जो आप कमेंट में लिखेंगे, आप रोज कितनी दूर कॉलेज जाते हो। इसको आप कमेंट करके मुझे लिखेंगे कि कितने लोगों को समझ में आया, पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। अब ये समझाने के लिए मैं चाहता हूं आप लोग पूरा अटेंशन यहां पर दें, क्योंकि मे भी आपको ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। यहां पर व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किस प्रकार का। अगर आप इन सब में एस लगा दें, व्हाट टाइप्स ऑफ, व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ, तो इसका मतलब होगा किस प्रकार के। ठीक है, पहले हम किस प्रकार का को देखते हैं। मैंने कहा रवि किस प्रकार का लड़का है, तो व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज रवि। व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज रवि। आपको किस प्रकार के लड़के पसंद है, तो किस प्रकार के लड़के, तो व्हाट टाइप्स ऑफ, अब टाइप में एस लगे क्योंकि लड़कों की बात हो रही, ज्यादा की बात हो रही, दैट्स व्हाई। व्हाट टाइप्स ऑफ बॉयज डू यू लाइक, आर यू गेटिंग। आप किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स, व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स डू यू रीड। आपने कहा मैं सभी प्रकार की किताबें पढ़ता हूं, आई रीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, आई रीड ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, आई रीड ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स, यू नो। तो टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, तीनों में से जो भी आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना, अगर सिंगुलर के बाद लिए यूज कर रहे हो तो टाइप यूज करिएगा, टाइप्स मत करिएगा। काइंड यूज करिएगा, काइंड्स मत करिएगा। सॉर्ट यूज करिएगा, सॉर्ट्स मत करिएगा। लेकिन अब ज्यादा की बात करें, मैंने कहा आप किस प्रकार की किताबें पढ़ चुके हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स हैव यू रीड, व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स हैव यू रीड, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स हैव यू रीड। दिस इज द वे, एक्चुअली इस तरीके से उसको हम यूज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आने वाली है। द नेक्स्ट वी हैव फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से। आपको किसी ने कॉल किया एंड यू जस्ट आस्क्ड फॉर व्हाट पर्पस डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी, तो वो आपसे कहेगा आई कॉल्ड यू बिकॉज आई हैड सम वर्क, मैंने आपको कॉल किया क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम था। सो फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से। फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से। इसका पर्पस का मतलब उद्देश्य हो गया, रीजन का मतलब कारण हो गया। वैसे देखें तो दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, क्योंकि कारण से ही पर्पस निकलता है और पर्पस से ही कारण होता है, दैट इज व्हाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे WH वर्ड्स मैंने विद एग्जांपल्स आपको बताए, सारी चीजें आपको बताई। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सच में WH वर्ड टफ है। अगर वो सरल है तो आप कमेंट में लिखो सर ऑल द WH वर्ड्स आर वेरी इजी टू लर्न एंड यू हैव ट्रूली मेड दिस टॉपिक वेरी इजी टू लर्न। अगर सच में इजी बनाया है तो कमेंट करके लिखो, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा एंड लाइक भी करूंगा। और अगेन आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने आप को अच्छा से अच्छा इंप्रूव करें, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाएं और अच्छे से अच्छा जीवन में कुछ हासिल करें।